हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विकास परक अगस्त महीने का 2021 भाग 3। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो सब चीज़ों को इसमें देखेंगे। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सवाल उससे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम लोग चलते हैं। इसमें पहला दिया है कि गाय की जो कोसली नस्ल है उसके बारे में बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय ने गाय पर 4 वर्षों तक रिसर्च किया। प्रदेश की गाय की जो कोसली के नाम से राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने 36वां गौवंश नस्ल के नाम पर पंजीकृत किया है। जानकारी के मुताबिक इंडिया कैपिटल 2600 कोसली 03036 और छत्तीसगढ़ राज्य की पहली पंजीकृत नस्ल होने के बाद देश भर में कोसली के नाम से प्रचलित हो गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि मैदानी भागों में कोसली नस्ल की पशु की संख्या 31.92 लाख है। कोसली गाय अन्य गायों की अपेक्षा दूध 1 से 1.5 लीटर ही देती है। इस कोसली गाय की रंग काला, लाल या विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। और ये जो गाय की 43 नस्ल है उसको मैं बता दूं, ये पूरा डिटेल से यहाँ दिया। जैसे गुजरात का यहाँ गिर दिया हुआ है, डांगी दिया है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का दिया है, दवोनी महाराष्ट्र का दिया। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। पूरे नस्लों के बारे में बताया गया है कि कौन से स्टेट का कौन सा नस्ल की गाय वहाँ पाई जाती है ज़्यादातर। और अतिशेष धान के विक्रय के लिए जो मंत्रिमंडलीय उप समिति, तो राज्य सरकार द्वारा अधिशेष धान की जो लाट की नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर के अनुमोदन हेतु धान खरीदी एवं कस्टम मीटिंग की नीति की समीक्षा हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जो है अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। इस उप समिति में कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रविंद्र चौबे, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अधिशेष धान की नीलामी के माध्यम से विक्रय के लिए दरों की चर्चा कर अधिकतम दरों का अनुमोदन किया है। 74,085 क्विंटल मोटे धान, 12,989 क्विंटल पतले धान हेतु नीलामी में प्राप्त दरों पर चर्चा की गई है, उसका अनुमोदन किया गया है। शेष 47,994 टन मोटे धान के लिए 1,350 रुपये या उससे अधिक एवं 9,445 क्विंटल पतले धान के लिए 1,400 रुपये या उससे अधिक दरों का अनुमोदन किया गया है। यह अधिशेष धान की जो नीलामी के लिए विक्रय मूल्य वो सब चीज़ों के लिए अनुमोदन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ कलमा बैराज। ये कलमा बैराज का निर्माण सबसे ज़रूरी है जगह का नाम, तो जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कलमा रायगढ़ जिले के ग्राम बरगांव के मध्य महानदी पर कराया गया है। तो मतलब रायगढ़ जिले के कौन सा ग्राम, तो बरगांव, और जांजगीर चांपा का कौन सा, तो कलमा। ये दोनों के मध्य महानदी पर कराया गया है इस बैराज का निर्माण। इस बैराज का जो निर्माण फरवरी 2011 से शुरू किया गया था और मार्च 2016 में यह बैराज बनकर तैयार हुआ। इस बैराज से किसानों के सिंचाई के लिए पानी मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग द्वारा बैराज के दोनों तटों पर मेगा लिफ्ट एरीगेशन प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। क्या किया गया है, तो मेगा लिफ्ट एरीगेशन प्रोजेक्ट। इससे 15,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में किसानों को जलापूर्ति होगी। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ चलते हैं तो देखते हैं कि नंदिनी में बनेगा मानव निर्मित जंगल। तो इस देश में पर्यावरण की मानव निर्मित विशाल धरोहर दुर्ग जिले में बनने वाली है। नंदिनी की खाली पड़ी खदानों की ज़मीनों में यह 885 एकड़ क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट देश दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि किस तरीके से निष्प्रयोज्य माइंस एरिया को नेचुरल हैबिटेट के बड़े उदाहरण के रूप में बदला जा सकता है। 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदिनी के जंगल में पहले ही सागौन और आंवले के बहुत सारे वृक्ष मौजूद हैं। अब खाली पड़ी जगह जो है 80,000 अन्य पौधे लगाने की तैयारी कर ली गई है।
यहाँ पर विविध प्रजातियों के पौधे लगने की वजह से यहाँ प्राकृतिक परिवेश बेहद समृद्ध होगा, क्योंकि अलग अलग अनेक प्रजातियों के पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं। उसके बाद पक्षियों के लिए होगा आदर्श रहवास। प्रोजेक्ट को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह पक्षियों के लिए भी आदर्श रहवास बन पाए तथा पक्षियों के पार्क के रूप में विकसित हो पाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेटलैंड है जहाँ पर पहले से ही व्हिस्लिंग डक्स, ओपन बिल स्टार्क आदि लक्षित किए गए हैं। यहाँ झील को और नज़दीक परिवेश को पक्षियों के ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया गया है। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन। तो छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। श्री सर्जियस मिंज राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं, ट्रिपल स्टार देख लीजिए। श्री सर्जियस मिंज ये होंगे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 झ के खंड 1 सहपठित या अथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 झ के खंड 1 और साथ में छत्तीसगढ़ यथा संशोधित बोल रहे छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत राज्य वित्त आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री सर्जियस मिंज, वित्त विभाग के उप सचिव श्री आनंद मिश्रा, अवर सचिव वित्त श्री शरद परसाई ने आज शाम उनके आवास पर पहुंचकर अधिसूचना के प्रति सौंपी और उन्हें गुलदस्ता भेंट, बधाई और शुभकामनाएं दी। किसे? तो सर्जियस मिंज को। यही होंगे अध्यक्ष। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। सांस के मरीज बढ़ रहे हैं कहाँ? बिलासपुर में। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पे इसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। एयर पॉल्यूशन की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर की जो हवा है वह है 69 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। इसकी वजह से भी शहर में सांस की बीमारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, 69 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। पर्यावरण विशेषज्ञ शहर की सड़कों पर फैली गंदगी, आसपास जलाए जा रहे कचरे, वाहन से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण को कारण मान रही है। लॉकडाउन भी बिलासपुर की हवा को साफ नहीं कर पाया। जांजगीर चांपा प्रदेश का सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित शहर घोषित किया है। मतलब पहले नंबर पे जांजगीर चांपा और दूसरे नंबर पे बिलासपुर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? तो कबीरधाम, और चौथे नंबर पे आता है कोरबा। ये सब प्रदूषित शहर हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर और दुर्ग की हालत इन शहरों से लगभग ठीक है। दुर्ग 6वें नंबर पे आता है और रायपुर अभी 9वें नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन है? जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पे बिलासपुर, तीसरे नंबर पे कबीरधाम, चौथे नंबर पे कोरबा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ लिए जाते हैं इससे क्वेश्चन। बीजापुर की हालत अच्छी है, यहाँ स्वच्छ हवा चल रही है। यहाँ लगभग 14 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हवा चल रही है। एयर पॉल्यूशन ने अपनी वेबसाइट में बताया है कि वायु प्रदूषण एक वैश्विक सामाजिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है। बिलासपुर सहित प्रदेश के 2,55,45,198 लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, जो WHO के स्वच्छ हवा दिशा निर्देश को पूरा नहीं करता है। छत्तीसगढ़ में सबसे खराब वायु प्रदूषण वाला जिला जांजगीर चांपा 69.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाया गया है। हवा मध्यम प्रदूषित। तो पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे आता है जांजगीर चांपा, दूसरे पे बिलासपुर, तीसरे पे कबीरधाम और चौथे पे कोरबा, 6वें पे दुर्ग और 9वें पे रायपुर। फिर उसके बाद आता है चंदैनी गोंदा, एक सांस्कृतिक यात्रा। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर सुरेश देशमुख द्वारा लिखी चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो दाऊ रामचंद्र देशमुख
ने सांस्कृतिक क्रांति का शंखनाद कर राज्य निर्माण के लिए एक वातावरण निर्मित किया। इस ग्रंथ में वस्तुतः नई पीढ़ी को दाऊ रामचंद्र देशमुख के व्यक्तित्व और जो कृतित्व में समग्र रूप से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है इस बुक के माध्यम से। और ज्ञात है कि चंदौनी गोंदा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा जो है वो स्मारिका का प्रकाशन 7 दिसंबर सन 1976 में चंदौनी गोंदा के 25वें प्रदर्शन के अवसर पर हुआ था। इसके संपादक धमतरी के साहित्यकार स्वर श्री नारायण लाल परमार और त्रिभुवन पांडे थे। इस स्मारिका के प्रकाशन के 45 वर्षों के उपरांत उन्होंने द्वितीय संस्करण को संशोधित और परिवर्धित रूप से प्रकाशित किया गया है। इस संस्करण में दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा सृजित देहाती कला विकास मंडल से लेकर चंदौनी गोंदा निर्माण प्रक्रिया और उसके विसर्जन तथा कारी का सृजना तक की सांस्कृतिक यात्रा को उन्होंने 488 पृष्ठों पर अपने इस ग्रंथ को समाहित किया है। तो ये जो चंदौनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा है उसको 488 पृष्ठों में समाहित किया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा व्यक्तित्व। तो ये जो व्यक्तित्व है वो शेर बहादुर देउबा। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिनों के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, ध्यान दीजिएगा, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया। वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने शेर बहादुर देउबा यही प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने भंग की गई प्रतिनिधि सभा को 5 महीने में दूसरी बार बहाल कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य। तो 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श को फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर इससे बदलकर क्या कर दिया गया, तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर में अपडेट किया गया। यह अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। साथ ही अगर इसके मुख्य बिंदुओं पे हम लोग नज़र डालें तो टोक्यो ओलंपिक से पहले अपने सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस बदलाव को मंजूरी दी है। 1894 के बाद से ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में सीटियस, अल्टियस या फोर्टियस या तेज, उच्च, मजबूत रहा है। जब इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पियरे डी कुपर्टिन के सुझाव पर अपनाया गया था। तो इसका क्या किया गया, साथ में टुगेदर को जोड़ दिया गया आदर्श वाक्यों में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या तो फिर आदर्श वाक्य भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। उसके बाद हम लोग यहाँ खेल देख लेते हैं। तो खेल में इटली ने जीता यूरो 2020 का खिताब। तो इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को हराया। निर्धारित समय में दोनों टीमें 1-1 के बराबरी पर थे। इसके बाद पेनल्टी शूट आउट में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से पराजित किया। इसमें मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 जून से 11 जुलाई 2021 तक किया गया। इसका आयोजन 11 देशों के 11 शहरों में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 11 जून से 11 जुलाई तक किया गया 2021 में, और साथ ही साथ इसका आयोजन 11 देशों के 11 शहरों में किया गया। यूरो 2020 में भाग लेने वाले टीमें इस प्रकार थी, ये सब टीम बताई गया है। ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इंग्लैंड, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, ऐसे करके पूरे देश यहाँ दिए हुए हैं। वो सब यूरो कप में भाग लिए थे। और उसके बाद यहाँ यूरो के बारे में बताया गया कि जो यूरो को UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, यह यूरोप में आयोजित होने वाले प्रमुख खेल प्रतियोगिता हैं। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। अब तक इस प्रतियोगिता को सबसे ज़्यादा बार स्पेन और जर्मनी ने 3-3 बार इसे जीता है, ये यूरो कप को।
जबकि पिछली बार 2016 में आयोजित प्रतियोगिता में पुर्तगाल ने जीता था। मतलब पिछली बार पुर्तगाल जीता, इस बार इटली जीता। तो इटली किसको हराया था? तो इटली हराया था इंग्लैंड को। उसके बाद आता है नोवाक जोकोविक ने जीता विंबलडन। तो जो नोवाक जोकोविक हैं, इन्होंने अपना 6वां जो ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है उसे 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। जो विंबलडन पुरुष एकल चैंपियनशिप, तो विंबलडन चैंपियनशिप दुनिया भर में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसके व्यापक रूप से सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप माना जाता है तो विंबलडन को माना जाता है। यह 1877 में विंबलडन लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया है। यह आउटडोर ग्रास कोर्ट है, मतलब ग्रास कोर्ट पे इसे खेला जाता है। विंबलडन को जो 4 हैं सबको अलग अलग में खेला जाता है और यह टूर्नामेंट को किस में खेला जाता है? तो यह आउटडोर ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। यह टूर्नामेंट पारंपरिक रूप से जून के अंत और जुलाई की शुरुआत के 2 सप्ताह में होता है। और पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है। कौन कौन से 4? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ये है। तो विंबलडन एकमात्र प्रमुख टूर्नामेंट है जो अभी भी पारंपरिक टेनिस खेलने की सतह घास पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट ध्यान दीजिएगा, विंबलडन। और इस बार का खिताब कौन जीते हैं एकल वाला? तो नोवाक जोकोविक। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं तो देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OCO ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी 2021 पुरस्कार दिया है। किसे दिया है? OCO ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को। तो यह इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। यह 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि 2020 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, तो उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जो एक कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह पुरस्कार राष्ट्र कवि कुवेम्पू ट्रस्ट द्वारा 2013 में स्थापित किया गया था ताकि साहित्यकारों को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा सके। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे देखते हैं NDP इक्वेटर प्राइज 2021। ये क्या है? तो 2 भारतीय समुदायों ने इस वर्ष को NDP इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और विविधता के नुकसान से निपटने और अपने स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव स्थानीय और विभिन्न प्रकृति आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने में उनकी असाधारण उपलब्धता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। विश्व स्तर पर 10 विजेताओं में से 2 भारतीय विजेता संगठन स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंज गुड़ इनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये दोनों को मिला है, ट्रस्ट और ये प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को। यह 2 समुदाय 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि जीते हैं। UNDP इक्वेटर प्राइज 2002 से शुरू किया गया था। ये 2002 में शुरू किया गया था। और जो ये उड़िया वाला था, ये कवि को जो पुरस्कार दिया जाता है वो कब से किया गया था? तो 2013 से। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ नियुक्ति की बात करें तो ट्विटर इंडिया ने जो अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर इंडिया ने भारत में नए IT नियमों के पालन करने के लिए एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसमें। तो ट्विटर इंडिया जल्द ही नए IT नियमों के अनुसार 2 अन्य अधिकारियों को भी नामित करेगा। हाल ही में एक अदालत फाइलिंग में केंद्र सरकार ने कहा था ट्विटर अब भारत में उपयोगकर्ता जनित सामग्री के खिलाफ संरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि यह एक नए नियम का पालन करने में विफल रहा है। ये सब चीज़ों को इसमें बताया गया है और साथ में ये अनुपालन अधिकारी की इस कारण से नियुक्ति की जाएगी।
उसके बाद हम लोग यहाँ पास देखते हैं कि 1.25 करोड़ में बन रहा है 600 पक्षियों के लिए बड़ा घोंसला। तो जगदलपुर के पास जो लामनी पार्क है, कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लामनी पार्क में एक बड़ा चिड़ियाघर एवरी तैयार किया जा रहा है। इसमें अलग अलग प्रजाति के लगभग 600 पक्षियों को रखा जाएगा। तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है जगदलपुर के लामनी पार्क में। और यहाँ पास उसके बारे में बताया गया कि इसके भीतर में टनल बनाई जाएगी जिसमें होकर पर्यटक सुंदर चिड़ियों का दीदार नज़दीक से कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं कि औषधि पौधों में विशेष गुणों की पहचान हेतु होगा अनुसंधान। तो छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में पाए जाने वाले जो औषधि पौधों के गुणों में का विश्लेषण एवं ग्रामीकरण करने के लिए जो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई द्वारा इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय की परियोजना स्वीकृत की गई है, मतलब उसके माध्यम से यहाँ चलेगा। और इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले महत्वपूर्ण औषधि पौधों के रासायनिक तत्वों पर अनुसंधान कार्य करते हुए वैज्ञानिक तरीके से औषधि पौधों में पाए जाने वाले विशेष तत्वों की खोज एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले महत्वपूर्ण औषधि पौधे जैसे बच, मामफल, केवकंद, चरोटा, काला मूसला, तिखुर, कालमेघ या जो अन्य महत्वपूर्ण औषधि पौधों का छत्तीसगढ़ तीनों जलवायु क्षेत्रों सरगुजा, बस्तर एवं मैदानी क्षेत्रों में एकत्रित किया जाएगा। वहाँ से मतलब इन मैदानी क्षेत्रों से एकत्रित किए जाएंगे और पौधों में जो पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों का विश्लेषण किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, साथ में प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो इसी तरीके से विकास परक का ये तीसरा पार्ट खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करते जाइएगा। साथ में जो भी इस चैनल में नया कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।